सबसे पहले हम लोग करें एंजाइम रेगुलेशन। एंजाइम रेगुलेशन का मतलब है कि एंजाइम किस तरह रेगुलेट होते हैं, इनकी एक्टिविटी किस तरह रेगुलेट होती है। तो 3 तरह की होती है रेगुलेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, दूसरी होती है कोवलेंट मॉडिफिकेशन और तीसरी जो होती है वो होती है रिप्रेशन एंड इंडक्शन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, उसके साथ सब्सट्रेट ने आके बाइंड करना है तो वो किधर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा। एंजाइम की साथ एक्टिव साइट वहाँ पे सब्सट्रेट बाइंड करेगा। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जिनमें एक और साइट होती है अदर देन दैट ऑफ एक्टिव साइट, उसको हम लोग कहते हैं एलेस्ट्रिक साइट। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आके अफेक्टर बाइंड करेगा। अगर अफेक्टर आके उस एलेस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करेगा तो या तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा अफेक्टर, या तो वो एक्टिविटी को कम करेगा एंजाइम में। अगर वो अफेक्टर एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करे और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव अफेक्टर। अगर कोई अफेक्टर एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करे और वो एंजाइम एक्टिविटी को कम कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव अफेक्टर। अब अफेक्टर भी दो तरह की हो सकते हैं, हम लोग मेन टाइप्स होती है होमोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। होमोट्रॉफिक अफेक्टर क्या होता है कि व्हेन द सब्सट्रेट इटसेल्फ एक्ट एज एन अफेक्टर, कि सब्सट्रेट ने तो बाइंड करना था ना एंजाइम की एक्टिव साइट यहाँ, लेकिन क्या होगा कि सब्सट्रेट खुद ही आकर एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड कर जाता है। तो हम ये डेफिनेशन कह सकते हैं व्हेन द सब्सट्रेट इटसेल्फ एक्ट एज एन अफेक्टर इट इज कॉल्ड अ होमोट्रॉफिक अफेक्टर। और बिल्कुल इसकी एग्जांपल सेम होती है होमोट्रॉफिक अफेक्टर की कि ये क्या करते हैं कि इट एनहांसेस द सब्सट्रेट कैटालिटिक एक्टिविटी, या हम लोग कह सकते हैं कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। जो पहला हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो उसमें उसको मुश्किलात होंगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट बाइंड होगा। लेकिन एक दफ़ा बाइंड हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन बाइंड हो गया दूसरा ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी बढ़ा देगा, कहेगा कि तुम भी आ जाओ। फिर वो दूसरा जो ऑक्सीजन लगेगा हीमोग्लोबिन के साथ वो आराम से लग जाएगा, उसमें कोई मुश्किलात नहीं आएगी। दूसरा होगा वो तीसरे की अफिनिटी बढ़ा देगा, तीसरा होगा चौथे के लिए अफिनिटी बढ़ा देगा। तो उस तरह ये पूरा एक साइकिल चलता रहा है। तो एक जो सब्सट्रेट हुआ उसने बाकी सब्सट्रेट्स के लिए अफिनिटी बढ़ा दी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कॉपरेटिविटी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेटिविटी है ये क्या है, एनालॉगस टू द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन। तो एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स होते हैं वो फॉलोज नहीं करते माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, और जो होमोट्रॉपिक अफेक्टर होगा उसमें जो हमारे पास कर्व आएगा सिग्मोइडल कर्व आएगा, लेकिन माइकलिस मेंटन में हाइपरबोलिक कर्व आता है। अगला आता है हेट्रोट्रॉफिक अफेक्टर्स। हेट्रोट्रॉफिक अफेक्टर्स क्या होते हैं कि when the molecule which is attached to the allosteric site is different other than that of, when the factor is different other than that of substrate and it get binds to the allosteric site is called heterotrophic factor. इसकी एग्जांपल हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म से ले सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है कि ABCDEFG इस तरह बुक में बना हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ कि फीडबैक मैकेनिज्म लग रहा है। क्या मतलब, इसकी एग्जांपल में आ जाएगा हेटरोट्रॉफिक में फॉस्फोफ्रक्टोकिनेज इनहिबिटेड बाय सिट्रेट। मतलब फॉस्फोफ्रक्टोकिनेज क्या है, एक एंजाइम है, इसको इट इज़ इनहिबिटेड बाय सिट्रेट, ये नीचे लिखा हुआ है सिट्रेट। सिट्रेट क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट ने ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दी। इसी तरह यहाँ पे जी प्रोडक्ट है,
अगर जी बहुत ज़्यादा तादाद में बनने लग गए, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करे, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कर देगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। और ये एंजाइम क्या कर रहा है, डी से ई के दरमियान लगा हुआ है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी और जो जी प्रोडक्ट है वो नहीं बन सकेगा। बस यही वाला है। और तीसरा जो आता है हमारे पास मेथड आता है, वो क्या होता है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कुछ प्रो एंजाइम्स होते हैं, प्रो एंजाइम्स क्या कहते हैं, दैट आर इनएक्टिव एंजाइम दैट रिक्वायर्स समथिंग टू बिकम एक्टिव और become not inactive. For example, कि some of the enzyme do phosphorylation, कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे या एंजाइम सेपरेट होंगे या प्रोटीन होंगे जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो एक्टिव हो जाएंगे, अगर फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा तो इनएक्टिव हो जाएंगे। फॉस्फोराइलेशन क्या हो सकती है कि द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द प्रोटीन और द एंजाइम सेपरेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नोन एज फॉस्फोराइलेशन। इसमें हमारे पास कौन से आते हैं, काइनेजेस, काइनेज सारे आ जाते हैं। काइनेजेस देखो, काइनेजेस आ जाते हैं। और जो डीफॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, जो कि प्रोटीन के साथ जो या एंजाइम के साथ जो एंजाइम सेपरेट के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है, फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेसिस। ठीक है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन होगी। और जो तीसरी आती है टेक्निक, वो होती है हमारे पास रिप्रेशन। जैसे डिप्रेशन से याद है, रिप्रेशन एंड इंडक्शन। रिप्रेशन वो होगा जो कि एंजाइम एक्टिविटी को कम करेगा, इंडक्शन होगा इंक्रीज करेगा एंजाइम एक्टिविटी को। किस तरह, फॉर एग्जांपल कि हम लोग जानते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सब्सटेंस होता है दैट एक्ट ऑन द एंजाइम, when some of the substance that act on the enzyme and will increase or decrease enzyme की activity। फॉर एग्जांपल इंडक्शन की होगी कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उसको ग्लाइकोजन सिंथेज, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज होता है, ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन करेगा। और ये क्या करेगा कि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो इंसुलिन क्या करता है, इसको एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। इंसुलिन किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इंडक्शन प्रोसेस और इंसुलिन एक्टिवेट कर रहे हैं ग्लाइकोजन सिंथेज को। अगला है रिप्रेशन, एंजाइम कॉल्ड द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है कि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। There is increased level of glucose in the blood, then glucose inhibit this enzyme pyruvate carboxylase। ठीक है,